ए दरिया अब तेरी खेड़ नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नदान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। ए तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस IQ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद स्वामी आज से आपको इस यूट्यूब पर कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि अनुराग सर आपको बता चुके हैं कि अब से इस यूट्यूब चैनल पर आप डेली क्लासें मिलेगी। तो आज मैं कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस शुरू करने जा रहा हूं और पहला अध्याय मैं शुरू करता हूं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्ड। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था, लेकिन इस देश के सामने अनेक समस्याएं थी। वो कौन कौन सी चुनौतियां थी, उसी अध्याय में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं इस अध्याय की शुरुआत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण के साथ इस अध्याय को शुरू करना चाहूँगा। तो करते हैं इस अध्याय का श्री गणेश। पंडित नेहरू का भाषण। पंडित नेहरू का भाषण। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक भाषण जिसका नाम है भाग्य वधु से चिर प्रतिचित भेंट। भाग्य वधु से चिर प्रतिचित भेंट। अगर इसे इंग्लिश में देखें तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। भाग्य से वादा, या हिंदी में देखें तो भाग्य वधु से चिर प्रतिचित भेंट। ये भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 व 15 अगस्त मध्यरात्रि को संविधान सभा के समक्ष दिया था। संविधान सभा के समक्ष किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 व 15 अगस्त मध्यरात्रि को संविधान सभा के समक्ष अपना भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी रखा था। इन्होंने इस भाषण में जो पीछे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उनका ऐतिहासिक महत्व बताया था। उनका क्या बताया था? ऐतिहासिक महत्व बताया था। अगर देखें इस भाषण में क्या है, तो राष्ट्रीय आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व बताया। ऐतिहासिक महत्व बताया था। जो संविधान सभा के सभा बनी थी, उसमें जो सदस्य थे उनके समक्ष उन्होंने भाषण रखा और राष्ट्रीय आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व को बताया था। अब हमारा देश आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन इस देश का विकास कैसे हो, यह देश उन्नति के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर कैसे पहुंचे, इस देश की आर्थिक स्थिति कैसी हो, गरीबी को कैसे सुलझाया जाए, बेरोजगारी है उसको कैसे कम किया जाए, वो प्रमुख रूप से चुनौतियां थी। अगर मैं चुनौतियों में बात करूं, तो प्रमुख रूप से 3 चुनौतियां थी। एक थी विविधता में एकता स्थापित करना। विविधता में एकता स्थापित करना। विविधता में एकता स्थापित करना। हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उनकी भाषा भी अलग है, उनके जातीय अलग अलग है, उनके रहने की स्थिति भी अलग अलग है। उनको एक ढांचे में कैसा रखे जाए, उस पर उन्होंने जोर दिया। दूसरी थी लोकतंत्र स्थापित करना। लोकतंत्र स्थापित करना सबसे बड़ी व प्रमुख चुनौती थी। लोकतंत्र स्थापित करना। जिस देश में 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, 85% लोग कुछ जानते भी नहीं थे, उस देश में लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए। द हिंदुस्तान टाइम्स के एक
पत्रकार ने लिखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश में कभी भी लोकतंत्र को नहीं अपना सकते, अगर वो लोकतंत्र की ऐसी भूमिका रखते हैं तो वो मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे करके दिखाया। और तीसरी चुनौती थी विकास। क्या थी? विकास। इस अध्याय में हम दो चुनौती पर बात करेंगे। विकास की बात हम अध्याय तीसरे में करेंगे, नियोजित विकास में राजनीति, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें लोकतंत्र स्थापित करना, तो उसमें भी तीन चुनौतियां थी। अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी। ये तीन चुनौतियां लोकतंत्र स्थापित करने में थी। यानी लोकतंत्र स्थापित करने में सबसे प्रमुख चुनौतियां अगर पूछी जाए तो अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी। तो इसको आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम चर्चा करते हैं विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। इस देश का विभाजन कैसे हुआ, एक जगह से दूसरी जगह लोग कैसे गए और वहां पर उन्होंने कैसे शरण ली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। मैं एक सिद्धांत की बात करता हूं, द्विराष्ट्र सिद्धांत, दो राष्ट्रों का सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या है ये द्विराष्ट्र सिद्धांत? ये दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसके माध्यम से दिया? कहां ये बात रखी द्विराष्ट्र सिद्धांत की? यानी किसके माध्यम से कहा? तो मुस्लिम लीग के माध्यम से। किसके माध्यम से? मुस्लिम लीग माध्यम, यानी कोई तो जरिया होगा जिसमें ये बात रखी थी। तो कौन सा? मुस्लिम लीग। किसने रखा द्विराष्ट्र सिद्धांत? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब? तो 1940 कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में कराची अधिवेशन में एक सिद्धांत रखा जिसे कहा जाता है द्विराष्ट्र सिद्धांत। इन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा? इन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र को भारत से अलग कर कर एक नया राष्ट्र दिया जाए। क्या दिया जाए? मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र को अलग कर एक नया राष्ट्र दिया जाए। और उस राष्ट्र का क्या नाम होगा? पाकिस्तान। क्या नाम होगा? पाकिस्तान। पहले तो पता नहीं था कि क्या नाम होगा, लेकिन हमें आज तो पता है कि उसका क्या नाम है, तो पाकिस्तान। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने रखा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और कहा कि हमें मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र को अलग कर कर एक नया राष्ट्र सौंपा जाए। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जहां पर मुस्लिम ज्यादातर संख्या में हो, तो उनको अलग करके एक नया राष्ट्र दिया जाए, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं? पाकिस्तान। तो सिद्धांत किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के माध्यम से। अब ये बात धीरे धीरे फैलती गई और ब्रिटिश सरकार को पता चली, और ब्रिटिश सरकार की एक ही नीति थी, फूट डालो और राज करो। ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने एक घोषणा की। अब मैं बात करता हूं ब्रिटिश सरकार की घोषणा कब? 3 जून 1947। 3 जून 1947। इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 जून योजना भी। ब्रिटिश सरकार की घोषणा कब? 3 जून 1947। क्या कहा ब्रिटिश सरकार ने? ब्रिटिश सरकार ने कहा भारत, जिसे वो इंडिया कहते थे,
भारत कौन सा क्षेत्र होगा? इन्होंने कहा कि जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र यानी हिंदू ज्यादा रहते हैं वो कौन सा क्षेत्र होगा? भारत। यानी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र कौन सा होगा? भारत। तो फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान कौन सा होगा? जहां पर मुस्लिम ज्यादा, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। यह घोषणा किसकी थी? यह थी ब्रिटिश सरकार की घोषणा 3 जून 1947। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र भारत या इंडिया और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान। उस समय रजवाड़े भी थी, रियासतें भी थी, उनका फिर क्या हुआ? उनका क्या हुआ? रजवाड़े और रियासतें। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि रजवाड़े और रियासत है वो स्वतंत्र है, वो अपने आप निर्णय लेगी, वो चाहे तो भारत में मिल सकती है, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, या खुद का अपना राष्ट्र बना सकती है। यानी स्वतंत्र निर्णय, एक शब्दों में लिखें तो स्वतंत्र निर्णय। जैसा रियासतें चाहती है वो कौन से क्षेत्र में मिलना चाहती है या खुद स्वतंत्र रहना चाहती है, वो इनके ऊपर है। तो क्या है? विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग के माध्यम से मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। कब? 1940 कराची अधिवेशन में। मोहम्मद अली जिन्ना कहती है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को एक नया राष्ट्र सौंपा जाए जिसका नाम हम पाकिस्तान रखेंगे। इस पर अमल करते हुए ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 3 जून 1947 को 3 जून की योजना के तहत भारत और पाकिस्तान की घोषणा कर दी कि जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वो भारत होगा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो पाकिस्तान होगा, और जो रजवाड़े और रियासत है वो क्या रहेंगे? स्वतंत्र। तो इसको आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने बात कर ली, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण की बात कर ली और राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौतियां थी वो बात कर ली। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत की हमने बात कर ली। अब जो ब्रिटिश सरकार की घोषणा थी उसमें हमने नीचे लिखा था कि रजवाड़े और रियासत, रजवाड़े और रियासत उनका क्या होगा? तो वो भी प्रमुख रूप से चुनौती थी। रजवाड़ों की चुनौतियां, रजवाड़ों की चुनौतियां, रजवाड़ों की क्या चुनौतियां थी? उस समय देश में रियासत और रजवाड़े कितने थे? तो 565। 565। अब ब्रिटिश सरकार ने तो घोषणा कर दी कि ये स्वतंत्र रह सकते हैं, कौन से भी क्षेत्र में मिल सकते हैं, भारत या पाकिस्तान, लेकिन रियासत कितनी है? 565। अगर ये रियासतें स्वतंत्र हो जाती तो भारत के पास कितना, भारत जो हम वर्तमान भारत देख रहे हैं वो हमें देखने को नहीं मिलता अगर ये इतनी रियासतें खुद स्वतंत्र हो जाती या एक नया राष्ट्र बना लेती। तो उनके लिए रजवाड़ों की चुनौतियों की समस्या को निपटारा करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को याद किया जाता है तो वह है भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। इन्होंने रजवाड़ों को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो भारत सरकार ने एक विलय पत्र तैयार किया जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये क्या है? ये एक विलय पत्र, यानी हम सीधे शब्दों में बात करें तो भारत संघ में जो शामिल होगा वो इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगा, अपने साइन करेगा। तो अगर सीधे शब्दों में लिखे तो ये क्या है? विलय पत्र। विलय पत्र। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते हुए वो रियासत किस में मिल जाएगी? भारत में। तो उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या है? विलय पत्र। तो सबसे भूमिका किसकी थी? अहम भूमिका तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब हम बात करते हैं हैदराबाद रियासत की। हैदराबाद रियासत की। हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार हुआ? अगर हम हैदराबाद की बात करें तो वर्तमान के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहां तक हैदराबाद का फैलाव था। यहां तक क्या था? क्षेत्र का फैलाव। इतना बड़ा हैदराबाद था, यानी वर्तमान में
कौन कौन से राज्य के आधार पर? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये इतना क्षेत्र किसका था? तो हैदराबाद का। उस समय हैदराबाद के शासक को कहते थे निजाम। निजाम। और निजाम थे उस्मान अली खान। उस्मान अली खान। उस्मान अली खान। भारत ने जो रजवाड़ों की समस्या के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र था उसमें कुछ लचीलापन भी अपनाया था। इन्होंने कहा कि कोई रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है तो रह सकती है, हम जो कहेंगे वैसा आपको करना होगा। थोड़ा लचीलापन भी देखने को मिलता है। तो उसी का फायदा उठाते हुए हैदराबाद निजाम ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? स्वतंत्र राष्ट्र। स्वतंत्र राष्ट्र यानी हम ना तो भारत में मिलेंगे और ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम क्या रहेंगे? स्वतंत्र। अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो हैदराबाद आप देखेंगे बीच में है, मिडिल में है। अगर वहां कोई देश अलग बन जाता तो कैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। भारत सरकार ने निजाम को कहा चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो कि स्वतंत्र राष्ट्र है, चलो आप बना लीजिए, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारी क्या है? एक शर्त है। निजाम ने कहा बोलो क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद सरकार है या जो निजाम का शासन है वो जो भी कार्य करेगा वो जनहित में करेगा। क्या करेगा? जनहित में कार्य किए जाएंगे, जनता की भलाई के लिए कार्य किए जाएंगे, जनहित में कार्य किए जाएंगे। जनहित में क्या किए जाएंगे? कार्य किए जाएंगे। ऐसा करने में वो 2-3 महीना तो कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद शीघ्र ही गैर मुसलमानों पर वहां अत्याचार होने लगे। क्या होने लगे? गैर मुसलमानों पर अत्याचार। शीघ्र ही गैर मुस्लिम पर अत्याचार होने लगे। अत्याचार होने लगे। क्या होने लगे? अत्याचार होने लगे। इन अत्याचारों को देखते हुए हैदराबाद सरकार, हैदराबाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन खड़ा कर दिया। इस बात का पता जब निजाम को चला तो उन्होंने अपनी सैनिकों को भेजा, जिन्हें रजाकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजाकार या रजोकारों कहा जाता है। उन रजाकारों को भेजा। रजाकार जिन्हें अर्धसैनिक बल, ना तो वो पूरे सैनिक होते हैं, उन्हें भेजा गया। उन्होंने और अत्याचार किए। जब इस बात का पता भारत सरकार को चला तो उन्होंने सितंबर 1948 में हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई की और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। वहां पर क्या हुए थे? तो जो गैर मुसलमानों पर अत्याचार हुए तो किसने आंदोलन किया? तो हैदराबाद कांग्रेस प्लस कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया? वहां पर आंदोलन। क्या किया? आंदोलन। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने क्या भेजी? रजाकार या रजा करो। रजा करो। किसको भेजा? रजा करो। किसको? रजा करो यानी अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल इनको भेजा, रजाकारों को भेजा। तो भारत सरकार, भारत संघ में किसका विलय हो गया? हैदराबाद का। हैदराबाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो वर्तमान में उतना क्षेत्र का फैलाव था। हैदराबाद के शासक को निजाम कहते थे और निजाम थे उस्मान अली खान। उस्मान अली खान ने घोषणा की कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना हम भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। भारत सरकार ने भी दबाव नहीं दिया और कहा कि आप स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन जो भी कार्य करेंगे वो जनता की भलाई के लिए करेंगे। लेकिन शीघ्र ही वहां पर गैर मुसलमानों पर अत्याचार होने लगे और उसको आंदोलन का रूप ले लिया। हैदराबाद कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पर आंदोलन शुरू की। इस आंदोलन को कुचलने के लिए हैदराबाद के निजाम ने रजाकारों को भेजा। इस बात की सूचना जब भारत सरकार को चली तो सैनिक कार्रवाई से उन्होंने सितंबर 1948 को हैदराबाद को घेर लिया और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो आज हमने इस अध्याय में
सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण के साथ शुरुआत की थी। भाग्यवधु से चीर परिचित भेंट 14-15 अगस्त मध्य रात्रि संविधान सभा के समक्ष दिया गया था। फिर 3 चुनौतियां मैंने बताई थी, विविधता में एकता स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना और विकास। उसके बाद हमने विस्थापन, विभाजन और पुनर्वास की बात की थी। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास में कुछ परिणाम भी थे, वो परिणाम मैंने अभी नहीं करवाए हैं, वो मैं जब वो अध्याय पूरा होने वाला होगा तब उसके परिणाम दोबारा आपको करवा दूंगा। तो आप इसको लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इस आगे का जो कार्य है, आगे का जो चैप्टर है उसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों में। सुरक्षा 12 में पढ़ते हैं उनके लिए बहु उपयोगी ये क्लास होगी। अब मैं रेगुलर आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा और दोनों बुक मैं आपको पढ़ाऊँगा। पहले में शीत युद्ध का दौर है, इसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ हैं और नया सिलेबस भी आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग कुछ सिलेबस कटा भी है, लेकिन जो कट चुका है वो हम नहीं पढ़ेंगे और जो है अब की बार वही उन पर हम चर्चा कराएंगे। तो पॉलिटिकल भी, उसके बाद ज्योग्राफी भी कक्षा आएंगी, हिस्ट्री की भी कक्षा आएगी और कक्षा 10 की साइंस और मैथ की कक्षाएं आपको रेगुलर आप मिलने वाली है और इंग्लिश की कक्षाएं भी आपको जल्द मिल जाएगी। तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में से शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।